तिलक तराजू और तलवार इनको मारो तुमसे। तो क्या लगता है कि इस मेंटेलिटी से भाजपा बाहर निकल? आपकी हाड़ी जैसे कहते हैं, एक बार चढ़ती हो, एक बार हाड़ी चढ़ गई है उनकी। कोई छात्र संघ चुनाव वगैरह की प्रक्रिया नहीं थी। हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, तो वहाँ पे कोई राजनीति का दूर दूर तक वो नहीं रहता है। बीजेपी जैसी सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़ने का ये बड़ा फैसला है। इंजीनियर भी होता तो एक अच्छा इंजीनियर होता। जब तक मैंने काम किया, जो भी काम किया, मन से काम। बीजेपी अपने मुद्दों से भटक चुकी है। ब्राह्मणों की जितनी अवहेलना इस सरकार में हो रही है, उतनी अवहेलना कहीं किसी सरकार में होती नहीं है। इसलिए मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने वो पार्टी चुना है, मैं उस दल को चुना हूँ कि जिस दल का आज तक कोई नहीं बता सकता है कभी ब्राह्मणों का अपमान हुआ हो। बात नीति की नहीं होती है, बात नियत की होती है। तो ये जो है भाजपा सरकार क्या की है कि नियत इसकी गड़बड़। आज की राजनीति में सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि विचार और सिद्धांतों का। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी शुक्ला है और आप देख रहे हैं ओपन ट्रूथ, एक कदम सच्चाई की ओर। जहां आज कुछ नेता दल बदल को एक मजबूरी की तरह देखते हैं और कुछ लोग इसे विचारों की लड़ाई समझते हैं। तो आज हमारे साथ नगर पंचायत क्षेत्र राय सुल्तानपुर के बहुजन समाज पार्टी के राधेश्याम जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम। तो सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके इस राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस प्रकार? राजनीतिक जीवन की शुरुआत इस प्रकार हुई कि हमको सामाजिक जीवन में जो है रुचि थी शुरू से, और सामाजिक जीवन में समाज सेवा के लिए हम लोग आए और लगा कि राजनीति एक सशक्त माध्यम है समाज सेवा का, लोगों की आवाज बनने का, लोगों का नेतृत्व करने का, लोगों को एक दिशा देने का, और सबसे बड़ी बात जागरूक करने का। एक सबसे सशक्त माध्यम राजनीति है। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, तो आप लोगों को समस्याओं के प्रति जागरूक करके समाधान की तरफ ले जा सकते हैं। जी, मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक सशक्त माध्यम है समाज सेवा करने का। तो और मतलब जो कॉलेज से शुरू हुआ कि कॉलेज के बाद, मतलब नहीं, शुरू टाइम में कॉलेज में हम लोगों में कोई छात्र संघ चुनाव वगैरह की प्रक्रिया नहीं थी। हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, तो वहाँ पे कोई राजनीति का दूर दूर तक वो नहीं रहता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद हम शिक्षक हुए, इलाहाबाद में जो है अध्यापन का कार्य अनेकों वर्षों तक किए। उसके बाद धीरे धीरे जब समाज सेवा की तरफ आए, तब यह महसूस हुआ कि समाज सेवा के जितने भी माध्यम हैं उसमें एक सबसे सशक्त माध्यम राजनीति है वर्तमान परिदृश्य में, और हमको राजनीति करनी चाहिए। मतलब बदलाव काफी बड़ा रहा कि इंजीनियरिंग छात्र एक समाज सेवी बना और राजनेता पद पे आज है, तो बड़ी बात है कि इंजीनियर से यहाँ का जो सफर है काफी इंटरेस्टिंग है। नहीं, अगर मैं इंजीनियर भी होता तो एक अच्छा इंजीनियर होता। जब तक मैंने काम किया, जो भी काम किया, मन से काम किया और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ ईश्वर जिस भी भूमिका में हमको रखते हैं मैं मेहनत करता हूँ। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि बीजेपी जैसी सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़ने का ये बड़ा फैसला क्यों किया? देखिए, मेरी राष्ट्रवादी विचारधारा है भी और राष्ट्रवादी विचारधारा थी, इसलिए मेरी विचारधारा बीजेपी से मैच करती थी। मैंने बीजेपी से ही अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, लेकिन कहीं कहीं ये महसूस हुआ कि बीजेपी अपने मुद्दों से भटक चुकी है। अब अटल आडवाणी वाली बीजेपी, मुरली मनोहर जोशी वाली बीजेपी नहीं रही। सबको साथ लेकर चलने का जो इन्होंने संकल्प लिया और सत्ता में आए कि सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास, वो कहीं कहीं छोड़ चुके हैं। कार्यकर्ताओं की जितनी अनदेखी बीजेपी में हो रही है उतनी कहीं नहीं होती है, और खासकर ब्राह्मणवाद की। तो एक तुलसीदास जी लिखे हैं कि जगत जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। तो ब्राह्मणों की जितनी अवहेलना इस सरकार में हो रही है उतनी अवहेलना कहीं किसी सरकार में होती नहीं है। इसलिए मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने वो पार्टी चुना है, मैं उस दल को चुना हूँ कि जिस दल का आज तक कोई नहीं बता सकता है कभी ब्राह्मणों का अपमान हुआ हो, कभी उस दल का मुखिया हिंदू धर्म के प्रति कुछ बोला हो, और नहीं तो हिंदू धर्म में एक और विडंबना आपको बताएं कि जिस बात से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित होता हूँ मायावती जी से, बहन जी से, कि आपको पता होगा कि जब अंबेडकर जी अपने अंतिम दिनों में थे तो उन्होंने दलितों के पास ऑप्शन रखा था कि आप अगर हिंदू धर्म में अछूत महसूस अभी भी करते हैं, हिंदू धर्म अपने आप को जो है
अब दलितों को अछूत मानता है, छुआछूत नहीं खत्म हो रही है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए। आप सोचिए पत्रकार महोदय कि अगर पूरे देश के जितने दलित हैं, लगभग 21% से 25% के बीच में आबादी है, और इतनी ही आबादी इससे या इससे कम आबादी आजादी के समय मुस्लिम भाइयों की थी, और मुस्लिम भाइयों की विचारधारा अलग होने के कारण आज इतनी बड़ी समस्या देश में है कि देश फिर से विभाजन के कगार में पहुंच जाता, या लोग जो मुस्लिम की राजनीति करते हैं या तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग आज पहुंचा देते। तो क्या अगर 25% आबादी ये पूरी तरीके से बौद्ध हो जाती तो एक नई समस्या पैदा हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने न तो खुद बौद्ध धर्म अपनाया, न तो किसी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा जो जहां है वो अपने 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 धर्म में अपनी निष्ठा से रहे, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे आगे बढ़ी। मैं इसलिए उस दल को चुना हूं। तो आपने कहा कि कभी नहीं हुआ है, तो लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 90 और 80 के दशक में जब बसपा की जनसभाओं में एक आक्रामक नारे लगते थे, शायद आपको भी याद होगा, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते से। तो क्या लगता है कि इस मेंटेलिटी से बसपा बाहर निकल चुकी है? पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूं कि बहन जी के मुख से या बहन जी के मंच से ये नारा कोई भी दिखा दे, जनसभाओं में चलता, मैं बहन जी के मंच से या बहन जी के मुख से यह नारा कभी निकला हो, बहन जी के मंच से निकला हो, यह नुक्कड़ सभाएं करके कुछ अराजक तत्व जो है, जो मनुस्मृति के या मनुवाद के विरोध के नाम पे वो अराजकता फैलाते थे, वो नुक्कड़ नाटक करके, तमाम नौटंकी नाटक करके, नुक्कड़ नाटक करके इस प्रकार से बहन जी की छवि खराब करने के लिए आज भी समाज में आजाद चंद्रशेखर आजाद, रावण हुए या और भी जो निकले हैं, जो बसपा को कमजोर करना चाहते हैं, भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हैं, वो इस प्रकार के नारे देते हैं। बहन जी कभी अगर हिंदू धर्म का विरोध किए हो, सनातन धर्म का विरोध किए हो, इस्लाम धर्म का विरोध किए हो, बौद्ध धर्म का विरोध किए हो, किसी भी धर्म के प्रति कोई आघात किए हो या किसी जात के प्रति कोई आघात किए हो, मैं अभी तुरंत बसपा छोड़ दूंगा। एक वीडियो कोई दिखा दे। तो मतलब यही है कि वहाँ एक सम्मान और आपकी विचारधारा मेल खा रही, इस वजह से आप इस पार्टी में हैं। बिल्कुल, ब्राह्मणों का अगर कहीं सम्मान वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान राजनीति में कहीं अगर सम्मान सुरक्षित है तो बसपा में है, अन्यथा ब्राह्मण पूरी तरह से राजनीति का छूत बन चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके ही क्षेत्र के एक नेता हैं जो पहले बसपा में थे, अब सपा में आए हैं, और राधेश्याम जी पहले भाजपा में थे और बसपा में आए। ये सहयोग कैसे हुआ? अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बताऊंगा। नहीं, हमें नाम जानने की भी आवश्यकता नहीं। लोगों को देखिए, जो जिसकी विचारधारा जहाँ पे मेल खाएगी वहाँ पे आदमी जानेगा। ये लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, और किसी का हमें नाम जानने की नहीं, न तो किसी के राजनीतिक दल बदलने से हमारे किसी राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ता है। और क्या मौजूदा चेयरमैन जो विनोद प्रजापति हैं, उनको आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हैं? नहीं, हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनको बिल्कुल नहीं मानते हैं। वह काठ की हांडी जैसे कहते हैं, एक बार चढ़ती हो, एक बार हांडी चढ़ गई है उनकी। वर्तमान में चुनाव हो जाए, आगामी चुनाव हो जाए, दोबारा न भूतो न भविष्यति, वो कभी नहीं प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, क्योंकि एक बार जनता उनको देख चुकी है। और मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनकी आलोचना भी करते रहते हैं जहाँ कमियाँ दिखती हैं। और हाल ही में जो सरकार द्वारा दिया गया था कि नगर पंचायत और नगर निगम में वो एक रैन बसेरी की व्यवस्था की जाए ठंडी को देखते हुए, इससे रिलेटेड एक स्कैम कह सकते, घोटाला कह सकते, क्योंकि व्यवस्था थी नहीं, एकदम दुर्व्यवस्था थी। उसको एक आप कहेंगे तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, वीडियो के माध्यम से है। तो एक जनप्रतिनिधि के नाते आपने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, या लगता है ये मामला अब तक नहीं गया? पत्रकार महोदय, मुझे राजे सुल्तानपुर की सम्मानित जनता विपक्षी भूमिका में खड़ा की है और मैं उस भूमिका को निभाता हूं। वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे और जहां पे भी मुझे प्लेटफॉर्म मिला कि मैं इस जनता के मुद्दों को उठा सकूं, चाहे उनके सामने की बात हो, चाहे नगर पंचायत कार्यालय जाकर बात हो। मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करता हूं कि हर बात में मुझे विरोध नहीं करना है, लेकिन जहां पे मुझे लगा उनको मैंने चेताया कि नहीं, ये गलत हो रहा है। मैंने जनता के पैसे जो खाए जा रहे हैं
उनके चहेते ठेकेदारों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मैंने रोकने की यथासंभव कोशिश की है, लेकिन मेरी भी मर्यादा होती है, मेरी भी शक्तियों की कुछ सीमा होती है। और मैंने ये भी देखा था कि जो 2 KB और 4 KB के वायर चेंज हो रहे थे, उसके रिलेटेड आपने वीडियो भी डाला था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ, सभासद महोदय जो है, सारे सभासद महोदय को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वह उनके प्रलोभन में साथ न देके, उनके प्रलोभन से प्रभावित न होकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मुखर रहते हैं, और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और एक यूजीसी को लेके बड़ा बहस हमारे पूरे भारत में चल रहा है, तो राधेश्याम जी, क्या आप इसे बहुजन और पिछड़े वर्गों के छात्रों में हित में देखते हैं या सवर्ण छात्रों के एक खतरा महसूस करते हैं? देखिए, बात नीति की नहीं होती है, बात नियत की होती है। तो ये जो है भाजपा सरकार क्या की है कि नियत इसकी गड़बड़ है। नियत गड़बड़ ना होती तो उसमें सिर्फ एक प्रावधान इन्होंने ला दिए होते, इक्विटी कमेटी में भी सामान्य वर्ग रहेगा, और अगर झूठी शिकायत होगी तो जो शिकायत करता होगा उसके प्रति भी कुछ न कुछ जवाबदेही होगा। ये सही तरीके से लागू किया जा सकता था, इतना हो हल्ला नहीं मचाया जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर सिर्फ इसलिए किया कि जब ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग, सामान्य वर्ग विरोध करेगा तो पिछड़े और दलित वर्ग में मेरी सेध लग जाएगी, क्योंकि पिछड़ा और दलित वर्ग उनको पूरी तरीके से जान चुका है कि ये बिल्कुल सरकार जो है चुनाव जीतने के लिए किसी को भी बल का बकरा बना देगी। ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक भाजपा गिर सकती है, इसलिए जो है उनको सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अब की बार उनका जाना तय। तो किसकी सरकार आ रही है 2027 में? निश्चित रूप से सर्वजन मुक्ता है, सर्वजन सुखाड़ होने वाला है। तो ये बताइए, अपनी आप ये कौन सी शैली है जिसकी वजह से एक बड़ी संख्या में युवा आपके साथ जुड़े हैं? अब ये तो युवाओं से पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मैं जिसके साथ भी जुड़ता हूँ, दिल से जुड़ता हूँ, और सुख दुख दोनों में भागीदारी करने के लिए तत्पर रहता हूँ। इस वजह से सभी युवा भाइयों का, विशेषकर सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों के सभी युवाओं का हमें स्नेह प्राप्त होता है, सहयोग प्राप्त होता है। और आप राजे सुल्तानपुर क्षेत्र को लेके अपना क्या विजन है, अगर आपको जनता अवसर देती है तो राधेश्याम जी किन मुद्दों पे काम करेंगे? देखिए, राजे सुल्तानपुर का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ पे दो चीजें विशेषकर पीछे ले जाने में इसको प्रभावी है। पहला तो इसका भौगोलिक कारण जो है, भौगोलिक कारण यह है कि हम अपने डीएम कप्तान से 72 किलोमीटर दूर बैठते हैं, तो वहां से विकास चलते चलते यहाँ घिस जाता है आके। और दूसरा कि भौगोलिक कारण है, 4 विधानसभा नदी के उस पार है, एक विधानसभा ये है जिस लोकसभा में हम लोग वोट करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है क्षेत्र का कि कभी भी जो है सांसद महोदय की नजर यहाँ तक नहीं पड़ती है। पार्टियां बदल जाती हैं, सांसद बदलते रहते हैं, सांसद 5 साल बीत जाता है, शायद आलापुर में उनका दर्शन नहीं होता है। दूसरा कारण यह है कि यहाँ की जो नेतृत्व रहा है, जो भी नेतृत्व रहा है, मैं सबके ऊपर तो नहीं, लेकिन यह अधिकांशतः जो है ये प्रश्न जरूर सवाल उठाऊंगा कि वो क्षेत्र के लिए उदासीन रहे। व्यक्तिगत तो प्रगति किए, कोई विधायक बना, कोई सांसद बना, कोई चेयरमैन बना, कोई कुछ किया, लेकिन क्षेत्र के प्रति उदासीन रहा। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए क्षेत्रवासियों को, वो नहीं मिली राय सुल्तानपुर। कभी भी अगर हमको मौका मिला तो राय सुल्तानपुर की इन सभी मूलभूत सुविधाओं का मैं प्रदेश स्तर पर जरूर उठाऊंगा। और जो युवा आना चाहते हैं राजनीति में, अक्सर देखा जाता है कि एक युवा नेता काफी मेहनत करता है और चुनाव के समय उसका टिकट काट दिया, तो ये बैलेंस कैसे करना चाहिए कि युवा को धैर्यता अपने अंदर लाए, स्थिरता लाए, जो अपना सबक बताना चाहिए? देखिए, राजनीति कोई रातों रात का कोई जादुई छड़ी नहीं होता है, रातों रात का कोई खेल नहीं होता है। राजनीति में आप आइए तो आप जो है बहुत सारी पूरे धैर्य के साथ आइए, और युवाओं को आना चाहिए राजनीति में। एक कहा गया है, कहावत है कि अगर योग्य लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो अयोग्य हम पे राज करेंगे। सज्जनों की सज्जनता ने, सज्जनों की निष्क्रियता ने समाज का जितना नुकसान किया है, उतना नुकसान दुर्जनों की दुष्टता ने नहीं कर पाया है। तो सभी युवाओं को राजनीति में जो युवा आना चाहे उनको मन से आना चाहिए। राजनीति बहुत खराब चीज है, यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर कीचड़ यहाँ पे है तो साफ करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग राजनीति में आगे आएंगे, योग्य लोग जब आगे आएंगे तो अयोग्य लोग अपने आप पीछे हो जाएंगे।
और मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में कड़ा प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? नहीं, किसी को नहीं, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं, सभी लोग हमारे भाई हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली विचारधारा हम लोग चलते हैं। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे राधेश्याम जी को, जिन्होंने बताया कि उनके क्या मुद्दे हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं, जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो वो क्या काम करेंगे। ऐसे ही विशेष साक्षात्कार के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।